अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत रिजवान रौनक और नाहिद चौधरी आपको इस चंक में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की न्यूज़ ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया जो है वो इस मूजी मरज़ का, इस मूजी वबा का, पैंडमिक का शिकार हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब किसी भी सूरत इसकी कोई वैक्सीन जो है मुस्तकबिल करीब में, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 1-2 साल तक भी शायद ना बन पाए, यानी उस तरह से इसकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू नहीं हो सकती। बहरहाल मुख्तलिफ तरीके जो है वो मेडिकल साइंसेज की तरफ से किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तहकीकात और मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से इसका इलाज दरियाफ्त होता फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। तो उस मीन वाइल फिर कारोबार बंद हैं, कारोबारी ज़िंदगी मफलूज है, एजुकेशन ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, और दूसरी जो दुकानें हैं, रिटेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, तमाम का तमाम कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है, मफलूज हुआ था पिछले 2-3 महीनों से पूरी दुनिया का। लेकिन अब बहरहाल पूरी दुनिया इस हकीकत को समझ रही है कि जब हमें कोरोना के साथ, कोविड-19 के साथ रहना है, जिंदा रहना सीखना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए जिससे कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके, लेकिन कारोबारी ज़िंदगी खोलना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान एक ख़ास विजन के तहत बहुत अरसा पहले से ये बातें करते हुए हमें नज़र आ रहे थे, जिन पर तनकीद भी की जाती रही, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं कि जनाब कारोबारी ज़िंदगी खोले बग़ैर गुजारा नहीं है। शॉपिंग मॉल्स हैं, बेकरियाँ हैं, और खाने पीने की जगह हैं, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है नाहिद, वो भी खोलने का ऐलान किया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी कि यूरोप जैसे ममालिक में देख लें, वहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दी गई है। इंग्लैंड में 8 ड्राइवर जो हैं वो जाम भाग हुए कोविड-19 से, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दी गई है। तो पाकिस्तान में इसको बंद करने की कोई रीज़न जो है वो समझ नहीं आती। इसलिए मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम सूबे जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया था और KPK की तरफ से ऐलान किया गया था। ये बताया जा रहा था कि आज ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी, जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं KPK में खुल गई है, लेकिन पंजाब में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रांसपोर्टर्स को। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे सब मिलकर कुछ ऐसे इक़दाम कर सकते हैं कि जिससे कुछ सहूलतें जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स को भी मिलें और कोई ऐसा कंसेंसस जो है वो सामने आए जिससे ये ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के वो ख़त्म किए जा सकें। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। असमतुल्लाह खान न्याजी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के। बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह खान न्याजी साहब सर हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के? कुछ चीज़ें ये सामने आ रही थी कि शायद आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जो ये सारी मुशावरत हुई है, और जो SOPs इस वक्त तश्कील दिए गए हैं उस पर भी अमल दरामद करना मुश्किल है। किराए आप कम कर रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि इस तरह से चीज़ों को लेकर चलें। इस वक्त क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ जी आज नेशनल चीफ की मैं बात कर रहा हूँ और आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। ये बहुत ही अहम और बहुत ही ये सेंसिटिव शोबा है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ने वाली बातें हैं। इसमें जो हमारा जो काम है, हम पूरे पाकिस्तान को जोड़ते हैं, एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। और मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, जब भी कोई भी काम किया जाए जिसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर काम किया जाए, तो देखें ना, हम लोग तो पहले शोर कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि जी ट्रांसपोर्ट को चलाया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी हमें जो है पॉजिटिव रवैया दिया। मगर देखिए, आप अगर आज हम लोगों ने ये बात जो है खुद जो मनवा कर कोशिश करके चलवाई और आज हम नहीं चला रहे, उसकी मेन वजह यही है कि हमारा आपस का जो रिलेशनशिप था वो उसमें कोई ऐसा गैप रह गया था जिसको चाहिए था। हुकूमत की ये जरूरियात जो होती है ना, देखिए हम लोगों ने शुरू दिन से एक ही बात की कि जो भी इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो फैसले कर रही है, अवाम के लिए कर रही है और हम हुकूमत के साथ हैं। और 2 महीने से टाइम होने वाला है, हमारा पहिया बिल्कुल रुका हुआ है और हमारे घरों के चूल्हे जो पहिया घूमने से चलते हैं। जब पहिया घूमता है तो हमारा कारोबार जब चलता है तो फिर हम लोग जो है हमारा रोजगार चलता है। देखिए, हमारे इसमें लीज की जो गाड़ियां हैं, इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। बैंकों वाले जो है हमारे दरवाजों पे हैं, 3-3 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो शॉर्ट है। इसी तरह जो एक्सेसरीज हैं, गाड़ियों के टायरों की पोजीशन जो है वो गर्मी की वजह से बहुत हार्ड हो गई है। इसी तरह बैटरियों का ख़त्म हो जाना, एयर बैग है, ऑयल तक जो है हमें गाड़ियाँ दोबारा से एक रोड पे लाने के लिए 12 पैसों की जरूरत थी।
तो देखें हमने ये सारा कुछ किया, सब कुछ कर रहे थे। इसी तरह हमारा स्टाफ जो था वो बेचारा सारा भूखा बैठा था, मतलब कोई भी उनको इतना नहीं हुआ। मगर हमने एक फैसला किया कि हमारा जो डीजल का जो है, अगर जो इंसेंटिव जो हमें मिला है वो कोई 8-9% बनता था, मगर जब जो कमेटी हमारे साथ बैठी उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत मुश्किल हालात में है और आप हमारे साथ हेल्प करें। हमने कहा जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं और पाकिस्तान के दिलों को जोड़ने वाले हैं, तो हम पाकिस्तान की खातिर क्या हम इंशाल्लाह जो है हम इसमें पूरा ताउन करेंगे। और 20% पे 20% पे हमने किराया कम करने के लिए रजामंदी कर दी। इस पे मेरी मशावरत जो थी तमाम सूबों से भी थी और तमाम सूबे भी ये इस बात पर राजी हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि जी KPK में ट्रांसपोर्ट चल रही है, वहाँ जुज़वी तौर पर कोई अभी है, क्योंकि वहाँ पर भी जो था SOP जो बनाए गए हैं वो भी इस तरह नहीं हुआ कि ट्रांसपोर्टरों की मशावरत से या ट्रांसपोर्टरों से मिलकर बनाया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को जब भी, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी कोई मामला होते हैं स्टेक होल्डर्स को बिठाकर उनके मामलों को, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं कि हमारा जो पहिया है या हमारा जो बिजनेस है, जो कारोबार है, बिल्कुल ना कि एक। अच्छा न्याजी साहब, जी न्याजी साहब जरा ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर जो है वो समझ नहीं आ पा रहा आम आदमी के जहन में। यानी मामलात कहाँ पर रुके हुए हैं? बस मालिकान हैं, अड्डा मालिकान हैं, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग हैं जो कि मैनेज कर रहे हैं तमाम के तमाम पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ड्राइवर कंडक्टर हजरात हैं, कहाँ पर मामला यानी डेडलॉक का शिकार है या कुछ थोड़ा सा तातुर का शिकार है? किरायों में कमी, वो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई तो किरायों में कमी की गई, जैसे आपने भी अभी फरमाया खुद। उसके साथ साथ ये कहा गया कि जी दो की जो सीट है, यानी बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट है, इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें 2 की जगह पर 1 सवारी बिठाई जाए, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किस फोरम से ज्यादा किया जा रहा है? कौन सा स्टेक होल्डर ज्यादा मुतासिर हो रहा है? देखिए, इंटरसिटी जो है ये जिस तरह दूसरे शहरों से, एक शहर से दूसरे शहर जो गाड़ियां चलती है उनको इंटरसिटी कहते हैं हम। जो सूबों में चलती हैं ये सारी इंटरसिटी बस हो गई। इसमें ये था कि जब हमने इनसे हुकूमत से मुज़ाकरात जब हमारे हुए तो हमने इनको कहा कि जी ठीक है, आप भी यही चाहते हैं कि आम आदमी तक जो है, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी यही चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी यही चाहते हैं कि आम आदमी तक डीजल का जो है वो रिलीफ जो है वो जाना चाहिए और उसको फायदा पहुंचना चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल हम इसमें साथ देते हैं, मगर हम आपके साथ जो SOPs हैं हमारे, उसमें हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जी हेल्थ के मामले पर, क्योंकि हमारी अपनी सिक्योरिटीज, हमारे वर्कर सैकड़ों की तादाद में हर जगह पे मौजूद होते हैं, हर टर्मिनल पे, जनरल बस स्टैंड पे। तो हम आपसे एक देखें, इसमें हमारे 2 कैटेगरीज है, एक है जनरल बस स्टैंड और एक है D क्लास। D क्लास वो हैं जिनको खुद हम रन करते हैं और जो जिनकी मेंटेनेंस, जो भी तमाम जितने जो सिक्योरिटी के हैं मामला जिस तरह के भी हैं वो हम खुद देखते हैं। दूसरा जो है गवर्नमेंट देखती है, जनरल बस स्टैंड जो होते हैं, उस पर भी हमने ये कहा कि जहाँ भी मुमकिन होगा हम अपने सैनिटाइजर हो गए, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, हर तरह की चीजें जो मेडिकेशन के लिए जो आलात जो बीमार बुखार चेक करने के लिए, इस तरह की तमाम चीजें हम अपने बजट के तहत खुद पूरी करेंगे। मगर ये है कि जैसे हम अगर रिलीफ आवाम की तरफ जाता है तो फिर हमें इस पे कोई ऐसी बात नहीं है कि हम गाड़ी में पूरी सीटों पे भर के जाएं। हम अभी इतना रश था, इसमें तो सवारी है, आम दिनों में तो वैसे भी इतना रश नहीं होता और ना इतनी सवारी होती है कि कोई इसमें कोई हमारा कोई इसमें बात हो। तो ये देखें, हुकूमत को चाहिए होता है अवाम को साथ मिला के चलाना। तो ये अब हुकूमत की तरफ से, अगर हमारी तरफ से ये एक बात आई है तो हुकूमत को बैठाकर हमारे साथ ये मामला तय करने चाहिए थे। अब यही बात, फुकदान यही है कि जब हम आम आवाम में होते हैं तो हमारे रवैये कुछ और होते हैं, जब हम किसी सीटों पे जाके बैठ जाते हैं तो फिर हम थोड़ा सा जो है ना अवाम की तरफ हमारी जो न्याज़ी साहब, एग्जैक्टली इस वक्त आपकी डिमांड क्या है? ये भी आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि टोल प्लाजा टैक्स जो है वो उसको मौखर कर दिया जाए 1 साल के लिए। इस वक्त एग्जैक्ट आपकी डिमांड क्या है? आप ये समझते हैं कि अगर इस डिमांड को पूरा कर दिया तो ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा, और आपकी तरफ से सजेशंस क्या है?
देखें डेडलॉक हमारी तरफ से नहीं है, बिल्कुल मैंने पहले जैसे कहा कि हम लोग तो बिल्कुल यही पूरे तमाम सूबे यही चाह रहे हैं। और बल्कि सिंध में तो दोस्तों ने ये कह दिया है कि अगर हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट से पहले ना खोली तो हो सकता है कि हम रोडों पे गाड़ी खड़ी कर दें। तो देखिए हम लोग तो चाह रहे हैं, अब ये कि डेडलॉक अगर है तो हुकूमत की तरफ से है, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो SOPs हैं ये हमारी मुशावरत से तय किए जाएं। अगर एक हुकूमत ने कल शाम के वक्त कोई एक दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया तो वो भी गोल मोल करके उसको जो है जारी कर दिया, हमें उसका कोई पता नहीं था, ना हमारी जो है उसमें कंसेंसस थी, ना हमारे साथ कोई रब्ता किया गया और वो कर दिया। देखें अगर हम लोग पहले ही मरे हुए हैं, इस हालात में हैं, तो हम अगर कारोबार बंद करके दोबारा बैठ गए हैं तो इसकी वजह जो है आप खुद समझे, या ठीक है ना। ऐसी बात इस वक्त जो ईद का मौका है, बाबरकत महीना है, हम बिल्कुल चाह रहे थे कि हर सूरत में जो है ट्रांसपोर्ट चले, मगर जो हमारा जो रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर को अपने समाज और जो टोल टैक्स की बात जो थी, ठीक है, अब जब हमारी गाड़ी निकलती है ना अपने टर्मिनल से, एक पैसेंजर का टैक्स हम अदा करके हुकूमत को उस वक्त निकलते हैं, वो जितने एक पैसेंजर का फेयर होता है और वो और कम अज कम जो है 560 रुपए से वो शुरू होता है। हालांकि कई स्टेशन ऐसे हैं जो करीब के 300-400 रुपए उनका पैसेंजर का किराया, मगर 560 से वो शुरू होता है। और देखिए हुकूमत को जो जा रहा है वो 20 करोड़ 30 करोड़ जा रहा है, और ठेकेदार जो कमा रहा है वो 80 करोड़ 70 करोड़ कमा रहा है। देखिए उसमें ये चीजें सारी थी। और जो टूल प्लाजे थे वो एक जो 1000 रुपए था अब 4000 रुपए हो गया। तो हमने कहा कि देखें इस हालात में जब हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो थोड़ा हुकूमत को भी चाहिए कि किसी तरह से कोई हमें इंसेंटिव अच्छा न्याज़ी साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मैं बस ये जरूर जवाब दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे मुतालबात आपके जो है वो पहुंच भी गए होंगे हुकूमत तक, और इस पर डेफिनेटली आपके दरमियान मुज़ाकरात भी होंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई वायबल सोल्यूशन निकल आएगा। ज़रा ये सिर्फ महदूद रहिएगा सिर्फ इस इशू तक, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है। आप दो यानी जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं 2-2 सीटें जो हैं वो साइडों पर उनके होती हैं, अगर एक एक बिठाते हैं तो हाफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो कट हो जाता है, 20% इधर से कट हो गया, किराया कम हो गया, टोल प्लाजा वगैरह भी आपने देना है। तो कौन सी चीज ऐसी होगी जिस पर अब चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग पर शायद हुकूमत जो है वो राजी ना हो कि जनाब आप मिलाकर बिठा दे सवारियों को, वो तो सारा कॉन्सेप्ट सारा का सारा पैराडाइम ही उनका जो कोविड-19 के हवाले से है वो खत्म होता नजर आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कहां पर आकर चीजें हल हो सकती हैं? नीयत कोशिश अपनी जगह पर, लेकिन कोई पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं ना जहां पर हल हो सकती है चीज। देखें जब हुकूमत और हम दोनों सिंसियर होंगे तो बैठकर तमाम मामलात हल हो जाएंगे। और देखें इसमें जब जिस तरह आप 20% वहां से भी अगर हम कमी करते हैं सर, यानी ये आप चाह रहे हैं कि या किराया ना बढ़ा या किराया ना कम किया जाए, या टोल टैक्स कम कर दिया जाए, या खत्म कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए, या फिर सवारियां पूरी बिठाने की इजाजत दे दी जाए, क्या चाह रहे हैं? अगर अब दोनों में से जो अवाम की हद तक बात है या हम अवाम है, तो हम अवाम के लिए जो है हेल्थ के जो भी प्रिकॉशंस हैं वो हमने पूरे कर रहे हैं। अपने वेटिंग हॉल को, वॉशरूम को, अपने स्टाफ को, तमाम को मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, स्प्रे की बातें हैं, गाड़ियों को स्प्रे करके हर चीज पे हम कर रहे हैं। तो देखें जब जहां पर आप पूरा मेडिकल का हर तरह का ख्याल करते हैं तो वहां पर ये चांसेस कम हो जाते हैं कि आप उस पैसेंजर को पूरी तरह चेक करके जब गाड़ी में सवार कराते हैं। तो जब वहां पर गाड़ी के अंदर अगर दूर बैठे या इतना दूर, आप देखें गाड़ियों में कितना फासला होता है, गाड़ी के अंदर की चौड़ाई तो इतनी ज्यादा नहीं है कि जी अगर आप इनको दूर भी बिठाएं तो सोशल डिस्टेंस तो हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस में थोड़ा सा ये किसी सूरत में वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किराया भी कम किया जाए और ये सारे मामला हो जाए। तो एक चीज ठीक है ना, हर चीज का एक सिस्टम है, उसमें हम अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ियां कैसे चलाएंगे, ठीक है ना, हमारा पहिया तो फिर रुक गया, ठीक है, तो सही ना हुआ। कोई मुनासिब जो है वो हिकमत अमली खुद को चाहिए कि हमारे को बैठे कोई इंसेंटिव करे, हमारी दूसरे मामला हैं उनको देखे, कहीं से मिला के हम ये अखराजात पूरे कर लें
तो ये दोनों तरफ से जाकर हुकूमत को भी फायदा पहुंचेगा और हमें भी फायदा पहुंचेगा और आवाम को भी पहुंचेगा। ठीक है न्याजी मगर साहब, बात असल ये है कि एक बिल बैठने की बात है और एक सिंसियर होके एक फैसले करने की बात है। ताकत और कमजोर की जो है ना वहाँ फैसले नहीं होते। अगर आप हुकूमत जो है, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है उनके विजन्स हैं, हम उनके विजन्स को बिल्कुल उनका साथ देना चाहते हैं। हमने हर तरह से देखे ना, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं, फैक्ट्रियों ने कई मुतालबात किए, दूसरे लोगों ने किए, ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपको कहीं भी नजर नहीं आया होगा कि हुकूमत के साथ हमने कहीं क्लैश किया हो। ये देखे आज कल की बात जो थी, जो SOP गए, जो हमें बताए गए थे वो और थे, और जो तमाम DC साहबान के पास गए वो जो और थे। इस वजह से जो कंफ्यूजन आ रही थी, तो हम किसी भी इदारे से टकराव नहीं चाहते, ना हम किसी से क्लैश चाहते। हम ये पुरअमन लोग हैं और पुरअमन जो है ना अपना पैगाम अपनी आवाम को और दुनिया में देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। असमतुल्लाह खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसके हवाले से आगाह कर रहे थे। KPK और पंजाब ने तो फिर भी हमने देखा कि जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन के मराहिल से चीज़ गुजर रही है, जो कुछ मुतालबात होंगे, जाहिर है कि जो जायज़ मुतालबात होंगे गवर्नमेंट मान लेगी, लेकिन सिंध में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। कल उनके जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे वो भी मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे थे। हालांकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, पहले भी मैंने कहा था वज़ीर आज़म साहब यही चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिससे आम आवाम को फ़ायदा होता है उसको नहीं होना चाहिए। और इस सूरत हाल में अनयूजुअल सी इस वक्त सारी ये सिचुएशन है, इस वक्त जो हालात हैं, अगर कहीं आपको अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो उसको भी करना चाहिए। इन हालात में जरूर आपको करना चाहिए। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इकोनॉमी के हवाले से भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। कौमी क़यादत ने कोरोना को काबू करना आपके हाथ में है। 20 सेकंड्स तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर मसाजिद में इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जरूरी है। मसाजिद में कालीन और चटाई ना बिछाएं। नमाज के लिए फर्श की सफाई यकीनी बनाएं। मसाजिद के फर्श को बाकायदगी से क्लोरीनेटेड पानी से धोएं। खुली जगह या बाग में मस्जिद नमाज के लिए ज्यादा मुनासिब है। नमाज और तरावी सड़कों या फुटपाथ पर ना पढ़ी जाए। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद में जाने की इजाजत नहीं। नमाज जुम्मा के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाहों में 6 फीट का फासला रखें। इस हवाले से बाकायदा फर्श पर निशान लगाए जाएं। मसाजिद कमेटियां बनाई जाएं जो SOPs पर अमल दरामद करवाएं और हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। नमाजी हजरात मस्जिद में आने से पहले वुजू घर से कर आएं। मास्क पहनकर मस्जिद में दाखिल हों। जिस्मानी फासला बरकरार रखें और मुसाफा से गुरेज करें। एतकाफ हर सूरत घर पर करें। मसाजिद में सहरी और अफ्तारी ना करें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से मैंने बताया था कि इकोनॉमी के हवाले से हम बात करेंगे, कुछ अच्छी खबरें इस हवाले से आ रही हैं कि पिछले 2 महीने में हमने देखा कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट जो है वो खासा कम कर दिया है और अब ये रेट जो है वो 8% रह गया है और तकरीबन 2 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 5.25 यानी 5.25% जो है वो कम हो गया है। इससे ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, रोजगार या सनतों की हम बात करते हैं तो कितना फ़ायदा होगा, और अगर 1% की हम बात करते हैं तो उससे
330 अरब रुपए जो है वो हुकूमत के पास आते हैं। और ओवरऑल हमने देखा है कि जितना इंटरेस्ट रेट अब तक कम हुआ है उससे 1750 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट के पास आए हैं, जिससे आपका प्रेशर लोन्स का जो है वो कम हो जाएगा और ओवरऑल वो सारा पैसा जो है गवर्नमेंट बाकी चीज़ों पर लगा सकती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगा जा सकती है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए उस पैसे को खर्च किया जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हारून साहब जो हैं वो फॉर्मर चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हारून साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि 5.25% कमी हो गई है शरह सूद में और एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा था, कुछ डिमांड्स ये भी थी कि ये 1.5 या 2% इसको कम किया जाना चाहिए। क्या हमारे पास इतनी स्पेस थी, इसको इतना कम किया जा सकता था? अब जितना कम हुआ है 1% कम हुआ है, तो इससे कारोबार और सनत को क्या फायदा होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक खुशाइन बात है और ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और इसकी ये बहुत देर से मुख्तलिफ हलकों, कारोबारी, इकोनॉमिस्ट सबकी तरफ से डिमांड भी आ रही थी कि आप शरह सूद को कम कीजिए। पूरी दुनिया के ममालिक ने शरह सूद को बल्कि तकरीबन 0 पर ले गए। समझने की जरूरत यह है कि ये जब हमने सूद को बढ़ाया था तो उसकी रीजनिंग उस वक्त जो मारूजी हालात थे उसमें स्टेट बैंक ने मार्केट की डिमांड को घटाने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए बढ़ाया था, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। ऑल्दो इसको डिबेट किया जाता रहा कि इसका इन्फ्लेशन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हालात मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए और डिमांड तो वैसे ही स्प्रेस हो गई क्योंकि मार्केट की 80% फंक्शनिंग बंद हो गई। सो इस वक्त हमें चाहिए फिस्कल स्पेस और हुकूमत जो है वो हमारे ये जो बैंक्स हैं इनकी सबसे बड़ी बोरोअर है। सो हुकूमत को जैसे आपने नंबर्स दिए, मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं कि ये जो आपने 100 बेसिस पॉइंट और कम करके ओवरऑल 5.25% कम किया है, इससे कितनी फिस्कल स्पेस मिल पाएगी? कोई 1100 बिलियन की बात करता है, कोई कुछ और की करता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स ये है कि इस पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक रूम मिलेगा क्योंकि आपकी टैक्स कलेक्शन पे प्रेशर्स बढ़ गए हैं। तो एक तो ये उसको ऑफसेट करेगी। दूसरा इसका जो एक मेन मकसद है कि जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर जिसने बोरो किया हुआ था, जिसके कारोबार सुस्त हो गए हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है रीपेमेंट की वो एक तो रीशेड्यूल हो जाएगी, दूसरा उनको जो कर्जा वापस करना पड़ेगा वो कम शरह पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक चीज समझने की है कि जो हमारा लार्जेस्ट सेक्टर है एक्सपोर्ट में 35% के आसपास और हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। वहां पर तकरीबन 90% छोटी कंपनियां वो फॉर्मल बैंकिंग लोन के नेटवर्क में नहीं है। तो ये हुकूमत को सोचने की जरूरत है कि ये जो एक हम सहूलत दे रहे हैं वो बड़े कारोबार तक महदूद ना रहे, हमें कोई डेडिकेटेड बैंकिंग चैनल खोलने पड़ेंगे ताकि छोटी कंपनियों को इससे फवायद हासिल हो सके। सही। अच्छा हारून शरीफ साहब, जरा चूंकि माशियात की टर्म्स होती हैं, जैसे आपने भी कहा कि फिस्कल प्रेशर जो है वो कम होगा, नाहिद ने भी कहा कि लोन्स जो हैं उन पर भी जो है बेहतर असर पड़ेगा, जो लोन वापस करने हैं, रीपेमेंट जिनकी करनी है। ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि ये जो कमी हुई है बेसिस 5.25 बेसिस पॉइंट की, ये बुनियादी तौर पे मईशत को किस हद तक आम आदमी की ज़ुबान में सहारा देती है? आपने बताया कि बढ़ाई इस वजह से गई थी लेकिन अब कम करनी पड़ रही है, तो अब कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे या कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो आने वाले वक्तों में इससे फ़ायदा उठाएंगे? जी देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो मैं पहले आम आदमी पे आता हूँ जी, जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है जो कंज्यूमर लोन्स लेता है अपनी गाड़ी के लिए, घर के लिए, एयर कंडीशनर्स के लिए या किसी और चीज के लिए। वहां पर आप देखिए जो सूद की शरह थी वो तकरीबन 16 से 18% वो पे कर रहे थे, क्योंकि मेन हमारा प्राइम इंटरेस्ट रेट 12 से 13% था। सो एक तो उनके ऊपर क्योंकि उनकी इनकम पे प्रेशर्स आ रहे हैं तो उनका जो रीपेमेंट्स हैं अब रीशेड्यूल होंगी और उनके ऊपर वो बर्डन घट जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में बोरो करते थे। दूसरा तबका है हमारा, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस जो थे वो इस पेंडेमिक की वजह से बिल्कुल अपना शटडाउन की फेज पे थे, उनके स्टाफ को जॉब्स को लूज करने का खदशा था
तो एक फिस्कल स्पेस तकरीबन 5.25% की लोन्स की वो उसको मिलेगी ताकि वो उसको पास ऑन करके अपने सस्टेन कर सके। लेकिन मैं जो नंबर्स देख रहा हूं पिछले माह के, उसके अंदर हमारी ओवरऑल बोरोइंग, ये इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग कम हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये बहुत अहम नुक्ता है देखने का स्टेट बैंक के लिए कि आया हमारा बैंकिंग नेटवर्क वो रीच आउट कर पा रहा है क्लाइंट को, इनको ये फायदा देने के लिए, क्योंकि ये लोन स्टेट बैंक खुद से तो नहीं देता, वो बैंकों के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू आगे दिए जाते हैं। तो ये आप इसको जहन में रखिए कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए बैंकिंग का नेटवर्क जो है उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। नाहिद, मैं आपकी इजाजत से बस इसी से, चूंकि एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आ रहा था, हारून शरीफ साहब, बिल्कुल आपने जैसे कहा ना कि आम कंज्यूमर पर इसका क्या असर पड़ेगा, जरा एक दफा फिर क्लियरली बताइएगा कि ये जो आम लोग, मैं हूं और जो दूसरे लोग हैं, पर्सनल लोन लिया हुआ है, गाड़ी की लीज करवाई हुई है बैंक से, किस्तें, मेरा ख्याल ये है कि वो किस्तें उसी प्रोपोर्शन के साथ, उसी अमाउंट में अभी जो है वो रीपे हो रही हैं। पिछले 2 महीनों की भी किस्तें जिन्होंने दी हैं वो तकरीबन वही दी हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक से जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है, यानी इस शक्ल में कार लीजिंग में, कार फाइनेंसिंग में, या पर्सनल लोन वगैरह, रेडी लाइन वगैरह और इस तरह के जो लोन्स हैं, तो क्या वो बैंक जाएं, उनसे इस्तफसार करें कि जनाब अगर वो कम हो गया है तो ये आपने किस्त कम क्यों नहीं की, या वाकई उन पर असरअंदाज होगा या नहीं होगा, कोई फायदा होगा? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है। ये जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो स्टेट बैंक की अच्छी इंटेंशन है, आया वो छोटे तबके को, छोटी कंपनियों को, इंडिविजुअल्स को रीच आउट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसके ऊपर स्टेट बैंक को विजिलेंस बढ़ाने की जरूरत है, हेल्पलाइंस देने की जरूरत है, ताकि अगर आप एक कंज्यूमर है, आप कॉल करें और आप कहें कि मैं अभी 100 रुपए के ऊपर 35 रुपए पे कर रहा हूं साल के, तो क्या वो अब 20 हो गए हैं, तो मैं इसको कैसे करूं? स्टेट बैंक ने ये भी सहूलत दी है कि आप 1 साल के लिए, अगर आपकी इनकम खत्म हो गई है तो आप 1 साल के लिए पेमेंट्स डिफर कर दीजिए। इसके लिए बैंकों को एक कम्युनिकेशन कैंपेन करने की जरूरत होती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों का उनसे राब्ता होता है, इंडिविजुअल्स के लिए हर सवाल पूछना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन करें आपके सवाल का जवाब देने के लिए, कि एग्जैक्टली इस पॉलिसी से, हुकूमत की से कितना आपको फायदा हो रहा है और उसका तरीकाकार क्या है, और उसको ऑनलाइन कैसे अचीव किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हर एक के लिए बैंक जाके नेगोशिएट करना गालिबन खासा मुश्किल काम। ठीक है हारून साहब, इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम चले गए हैं और बिजनेस जो है वो ओपन हो रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि हमें तमाम इदारे ये बता रहे हैं कि अब आपको इसके साथ, कोविड-19 के साथ रहना सीखना चाहिए, तो फिर जाहिर है कि हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते। इस सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो सप्लाई जो है वो इस वक्त ज़्यादा है, जाहिर है कि बंद था सब कुछ और तमाम अशिया, तमाम कमोडिटीज़ अब जब आएंगी मार्केट में, तो क्या इसका असर डिमांड पे भी पड़ेगा कि लोगों की बाइंग पावर जो है वो भी कम हो गई है? तो क्या आप सजेस्ट करते हैं किस तरह से इसको अकोमोडेट किया जा सके, सप्लाई एंड डिमांड की ये जो इस वक्त एक चेन होती है, ज़ाहिर है बहुत आम ताल्लुक होता है, और हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, क्या ये हमारी मैशत को सहारा दे सकती है? जी, ये दोनों बहुत अहम नुक्ते हैं जो आपने रेज किए हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक्सपोर्ट का फ्यूचर खासा अनसर्टन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, जहां पर इन्हिसार है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिकाज हैं, जापान है, वहां पर ऑर्डर्स जो हैं अब वो बिल्कुल स्क्वीज होना शुरू हो गए हैं, और हमें इस वक्त इल्म भी नहीं है कि हमारी खास तौर पे अपैरल की एक्सपोर्ट, हमारी स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट्स, वहां पर प्रेशर्स बिल्कुल अगले 1 से 2 साल नजर आएंगे। पाकिस्तान की इन ए वे खुशकिस्मती ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जिसको हमने उसके पोटेंशियल को लेवरेज करने के लिए इंसेंटिव्स पहले नहीं दिए। ये वक्त है कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को ना सिर्फ शरह सूद का और मॉनेटरी पॉलिसी का इंसेंटिव दें, यहाँ पर हमें, जहां पर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, खास तौर पे फूड रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों में, यहाँ पर हमें इंसेंटिव देके डोमेस्टिक मार्केट्स को डेवलप करने की जरूरत है। और डिमांड जो आपने बात की है, ये अब सूद कम होने से कुछ डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त प्रेशर ऑफ सप्लाई जो है वो खासा ज्यादा है और कीमतें गिरनी चाहिए। देखिए, पेट्रोल की कीमत गिर गई है, अब जब ये लोग मार्केट्स खुलेंगी, उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा। आया मार्केट्स ये बेनिफिट पास ऑन कंज्यूमर को करते हैं या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, तो उनके ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने चीजें बेचनी है,
लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी हुकूमत माइक्रो लेवल के ऊपर जाके, खास तौर पे जब जिली हुकूमतें इतनी एक्टिव ना हो, इसको रेगुलेट नहीं कर सकती। तो ये जो प्राइसिंग और मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ पर मार्केट्स को अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। जैसे फ्लावर मिल एसोसिएशन अपना बनाए, जो टेनर्स हैं वो अपना बनाए, जो ट्रेडर्स हैं वो अपना बनाए, और उन एसओपीज के थ्रू ना सिर्फ कीमतों को घटाए, बल्कि वो जो एसओपीज हैं हमारे ये पेंडेमिक से डील करने के लिए एम्प्लॉइज के और कस्टमर्स के, उसको इंश्योर करें कि हम हेल्थ के मुताबिक स्टैंडर्ड्स पे उनको डील कर सकें। सही। हारून शरीफ साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। मेरे तो अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो क्लियर हुए। और भी मजीद बातें आपसे करना थी, लेकिन कुछ वक्त की कमी का शिकार है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में आपने वक्त दिया, नहायत खूबसूरत गुफ्तगू से हासिल पॉइंट्स। और ये ख़ास तौर पे नाज़रीन, जो मईशत की अगर हम बात करें तो जो माशी टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी की, उसके साथ साथ इन अल्फाज का जो आदाद शुमार का हेर फेर होता है वो आम आदमी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। थोड़ा बहुत तो भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है समझ। तो वो हमने कोशिश की कि समझने की कि ख़ास तौर पे मैं ये नाज़रीन को ज़रूर कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, जो पर्सनल लोन जिन्होंने लिया हुआ है, जो यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जिनका उन्होंने भी जिक्र किया, जिनकी पहुंच नहीं है स्टेट बैंक तक या उस तरह से पॉलिसी तक पहुंच नहीं है, पर्सनल लोन है, कार फाइनेंस करवाई हुई है, घर फाइनेंस करवाया हुआ है अपना बैंक से, और कोई किसी किस्म का लोन बैंकिंग के साथ उनका सिस्टम के साथ चल रहा है, तो वो ज़रूर राबता करें, अप्रोच करें, पहुँचें वहाँ पर, अपनी पेरेंट ब्रांच में जाएँ, मेन ब्रांचेस में जाएँ और जाकर ज़रूर इस्तफसार करें कि जनाब अगर इतना बेसिस पॉइंट्स कम 5.25 अगर कमी हुई है, स्टेट बैंक ने की है, तो उसका असर हम तक क्यों नहीं पहुंचा। क्योंकि मेरा ख्याल ये है ना, ही देखने में यही आ रहा है कि किस्तें जो हैं या इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल उतनी ही वसूल की जा रही हैं जो फरवरी में या जनवरी में की जा रही थी। वही अब मई के महीने में भी उतना ही अमाउंट बैंक का राइडर आता है या आप यानी अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अमाउंट तकरीबन उतना ही आपको देना पड़ता है। तो इसका मतलब है फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा, जो कि इतना बड़ा फायदा स्टेट बैंक ने दिया है। और इस तरीकाकार को समझने की कोशिश करें कि ये फायदा किस तरह आप तक पहुंच सकता है, ये बहुत अहम है और बड़ा अहम नुक्ता है जो रिजवान ने इस वक्त उठाया कि एक आम आदमी की जरूरत की ये चीजें हैं जो उसको मालूम होने चाहिए। इकोनॉमी के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं, अब चाहते हैं हम कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें। मुख्तलिफ हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ ये बात करते हैं जो हेल्थ इश्यूज़ हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उसके हवाले से, और साथ ही साथ इसके जहनी सतह पर क्या असरात मुरतब होते हैं उस पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको भी देखें कि किस किस्म के नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो इस सारे सिनेरियो में जन्म लेते रहे हैं और किस तरह से उसको हमने ओवरकम करना है। क्वारंटीन के हवाले से भी हमने अक्सर डिस्कशन की कि किस तरह से इन दिनों को, इस टाइम को आप बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, किस तरह से आप अपने घर में रहकर बड़े पॉजिटिव तरीके से इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि पहले आपके पास उस सोशलाइजेशन अगर घर वालों के साथ बात की जाए तो उसका वक्त नहीं था, लेकिन अब जो है वो एक वक्त आपको मिला है, उसको किस तरह से आपने गुजारना है। और अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है कि लॉकडाउन के बाद अब जब सारी ओपनिंग हुई है तो इस वक्त जो है हम वो क्या सोच रहे हैं और हमारी क्या सोच होनी चाहिए, किस तरह ये हमें इम्पेक्ट कर रहा है। हमने देखा कि लोग पहले तो जब था कि लॉकडाउन भी है, आप क्वारंटीन में रह रहे हैं, तो बहुत ख्याल भी कर रहे थे उन सब चीज़ों का, लेकिन जब एकदम से ओपन हुआ, एकदम से तो नहीं, खैर स्टेप्स में हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें ओपन हुई, तो उसके बाद थोड़ी सी हमारी जो है वो सोच भी तब्दील हो गई। नौशाद अंजुम साहब जो हैं वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। नौशाद साहब, इस वक्त जो लॉकडाउन में की जो ओपनिंग है, इसका क्या इफेक्ट आप देख रहे हैं इंसानी जहन पर? अब हमारी सोच क्या है और क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी जहनी सेहत का, उसको कैसे बेहतर हम कर सकते हैं, या इस वक्त जो है जो सूरत हाल है इसको देखते हुए हमें किस तरह से बिहेव करना है? जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, और जी वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। हम कोरोना के हवाले से, कोरोना के पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। उसमें से कुछ चीज़ें तो वाकई वैसा हुई हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी। इसी तरह अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ख़त्म हो रहा है लॉकडाउन, ये परमानेंट, इसके बाद ये वापस ना जाए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नज़र आ रही है इस वक्त वो है कि
जो कौम है वो कुछ हिस्सों में तकसीम सी हो गई है, और तकसीम होने की जो क्राइटेरिया या जो उसका जो पैमाना है वो उम्र भी बहुत ज़्यादा है। मसलन अगर किसी जो यंगस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये वायरस जो है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, और इसलिए वो इस लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए या इसके बारे में एहतियात या सोशल डिस्टेंसिंग जो अब कही जा रही है वो उस दिमागी तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि ऑन दी अदर हैंड अदर एक्सट्रीम जो हमारी पॉपुलेशन बड़ी उम्र की है उनका ये ख्याल है, क्योंकि वो खुद भी ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उनका ये ख्याल है कि ये लॉकडाउन जो है ये उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस भी हो सकता है। मैं ऐसे पेशेंट्स या ऐसे क्लाइंट से भी मेरी बात हुई है जिनको ये फियर एक फोबिया की हद तक हो चुका है, और वो अपने घर बैठे बैठे खबरें देखते रहते हैं, इसके बारे में वो इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखते हैं, और आपको पता है बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं इस बारे में, तो वो एक ख़ास किस्म के डर और खौफ का शिकार हो गए हैं। तो मेरी गुजारिश घर वालों से ये होगी, क्योंकि हर घर में हर एज के लोग हैं, कि प्लीज़ अपने आप को सेंसिटिव करें इस इशू से, कि जब तक ऑफिशियली इस बात को ख़त्म नहीं कर दिया जाता कि देयर इज़ नो मोर कोरोना वायरस, जो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अभी काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, बिकॉज हमने अभी तक अपनी कर्व को फ्लैट नहीं किया। उस वक्त तक वो लोग अगर खौफजदा हैं या वो लोग जो परेशान हैं, तो प्लीज़ उनका मजाक मत उड़ाएं, प्लीज़ उन लोगों को ललकारें नहीं, या उनको ये ना कहें कि आपको तो समझ नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, लेट्स डू इट, क्योंकि ये वायरस ऐसा है जो म्यूटेट भी करता है, और अगर ये म्यूटेट करके दोबारा आया तो प्रॉब्ली हम शायद उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो ये मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी बात है कि हम एक दूसरे के रवैयों के ऊपर क्रिटिसिज्म को कम करें, वरना फैमिलीज में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो सकते हैं, और इवन पॉपुलेशन आम पब्लिक के अंदर भी आपको नजर आएगा जो लोग खौफजदा हैं ज़्यादा, वो दूसरे लोगों से लड़ भी सकते हैं कि भाई तुम दूर हो जाओ मेरे से, या और जिस तरह रमज़ान में लोग आप गैर ममालिक में जाते हैं ना, वहाँ पे जब लोगों का रोज़ा होता है तो उधर के लोगों का रोज़ा नहीं होता, लेकिन तो फिर भी बहुत ख्याल करते हैं कि इनका रोज़ा है। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अपने मुल्क में भी कुछ लोग इसके अंदर दूसरों को मजाक उड़ाएंगे कि भाई तुम बहुत डरे हुए हो, तुम तो ऐसे बुज़दिल हो, क्योंकि हमारा ऐसा कल्चर है। तो उसको प्लीज इससे एहतियात करें। सही। अच्छा नौशाद अंजुम साहब, जिस पॉइंट पे आपने ख़त्म किया उसी को आगे लेकर मैं चला हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में दो एटीट्यूड जो है, एक कुछ भी नहीं होता डैम केयर जिस तरह आपने कहा इन्वर्टेड कॉमास में, दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ तो लाजमी हो ही जाना है। यानी एक तरफ हम वो लोग हैं जो बिल्कुल केयर नहीं कर रहे, इससे डर नहीं रहे, इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे आपने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा यानी कोई एक्सट्रीम एक्स्ट्रा कॉशियस हैं, मोहतात हैं। तो उनके लिए भी कुछ फरमाइएगा कि क्या वो एटीट्यूड सही है, और फिर ऐसे एटीट्यूड के नतीजे में क्या इंसानी जहन में तब्दीलियां पैदा होती हैं, उनको किस तरह से डील करना है? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। असल में जो ज्यादातर मेजर पॉपुलेशन है वो इस बेल कर्व के सेंटर में है, जो हमें ज्यादा दिखती नहीं है, जिनको ज्यादा परवाह भी नहीं होती और जो बहुत ज्यादा और जो अमल भी करते हैं, तो वो एक मिक्स उसमें आते हैं। बट हमें वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट नजर आता है जहाँ पे लोग इन दो एक्सट्रीम्स हैं। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट इन्वर्टेड कॉमर्स में कि कुछ नहीं होता। मैं उसको कहता हूँ हमेशा, वो उसको कहते हैं कुछ नहीं होता सिंड्रोम, देखी जाएगी सिंड्रोम, यू नो। सो ये तो हम उनके, बट जो लोग इसका बहुत स्ट्रेस लेते हैं, मैं आप ये जरूर बताना चाहता हूँ कि बिकॉज स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ये बॉडी उससे आगे से रिस्पॉन्स जनरेट करती है, हार्मोन्स एक्स्ट्रा सिक्रीट करती है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी ब्रेन की वो एक्स्ट्रा जनरेट होती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है, और बॉडी डिजाइन नहीं है। आप ये समझ लें कि एक बंदा पूरे दिन ही गुस्से में रहे और एक्सट्रीम गुस्से में रहे तो what kind of damages can happen। so स्ट्रेस जो है वो चाहे गुस्से की वजह से है चाहे फियर की वजह से है, उसके बॉडी पे बहुत ही खतरनाक नुकसान हो सकते हैं। तो वो बंदे शायद कोरोना से तो उन्हें कुछ ना हो, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से उनकी डायबिटीज, उनके ब्लड प्रेशर्स और उनके जो बाकी डिजीजेज हैं, दे कैन रियली गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये कहने से तो कम नहीं होगा, इसलिए ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनके एज ग्रुप थोड़े से हायर साइड पे हैं। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा उन साइकोलॉजिस्ट से, उन काउंसलर से, और अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ी इंटरेस्टिंगली है, मैंने देखा था, आई एम श्योर बाकी गवर्नमेंट्स में भी होगा,
उन्होंने एक हेल्पलाइन क्रिएट किया है काउंसलिंग और साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के लिए। आई एम श्योर बाकी प्रोविंसेस में भी होगी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन लोगों से बात की जाए, उनको काम डाउन किया जाए और उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उनको नींद भी नहीं आएगी, यू नो, वो लोग ऐसे लोग सो भी नहीं सकते। So the society and the family should be very sensitive. ठीक है, बहुत शुक्रिया रशाद अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी बात आपने भी उनसे पूछी है कि दो एक्सट्रीम एंड्स हमें नजर आ रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि वो स्ट्रेस उनके लिए जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना, उन्होंने कहा कि कोरोना से शायद उनको नुकसान ना हो, लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो कि 24 घंटे वो रहते हैं तो उनकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और बहुत सारे ऐसे जहनी मसाइल जो ट्रिगर कर सकती हैं। तो बेहतर यह है कि टीवी ना देखें जी, और बेहतर यह है कि हम भी ट्रांसमिशन अपना जो है इस वक्त का चंक जो है वो बंद कर दें, क्योंकि पैनल से हमें भी स्ट्रेस काफी किया जा रहा है। जिनाज़िन, इस वक्त जो है फिलहाल ये चंक यहाँ पर खत्म होता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद खबरनामा आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ही ट्यून रखना है।